स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काइडियन विद सुनील में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 के डीके गोयल के बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 6 के ई पॉइंट से ABCD ये 4 पॉइंट आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम ई पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे कि ई पॉइंट के ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें मीन्स इलस्ट्रेशन नंबर 6 का ABCD पॉइंट नहीं देखे हैं तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जहाँ से आपका ABCD पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं ई पॉइंट से। तो ई पॉइंट में क्या लिखा है? तो लिखा है सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट पार फॉर कैश। तो ध्यान से समझिएगा, इन्वेंट्री को सेल किया गया एट पार, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझिएगा। बिजनेस में जो भी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब ऐसे समझिए स्टॉक। बिजनेस में जो भी इन्वेंट्री है मीन्स स्टॉक। जो भी बिजनेस में स्टॉक है वो जितने रुपए का था एट पार का मतलब होता है उतने ही रुपए में बेच दिया गया। कहने का मतलब अगर स्टॉक 50,000 रुपीज़ का है तो उसको 50,000 रुपये में ही बेच दिया गया, वो भी कैश में। इसका मतलब जब आप अपने 50,000 रुपये के स्टॉक को सेल किए तो आपके पास जो पैसा कैश के रूप में आएगा वो 50,000 रुपया ही आएगा। क्यों? क्योंकि एकदम साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है एट पार। एट पार का मतलब होता है कि इन्वेंट्री जितने रुपए की थी उतने ही रुपए में बेच दिया गया। मतलब इन्वेंट्री की कास्ट जो थी उसी कास्ट पे ही उसको बेच भी दिया गया। मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री को सेल करने से कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सोचिए। अगर 50,000 के स्टॉक को आप बेच देंगे तो ये आपका स्टॉक कम हो जाएगा कि नहीं? आपका स्टॉक कम हो जाएगा। और स्टॉक किसका पार्ट होता है? तो करेंट असेट्स का। तो कुल मिला के हम कहें कि हमारा करेंट असेट्स 50,000 रुपये से कम हो जाएगा। और जब आप कैश में बेचे हैं तो 50,000 से कैश आएगा, और 50,000 से कैश आएगा तो कैश किसका पार्ट है? तो करेंट असेट्स का है। तो कहने का मतलब 50,000 से करेंट असेट्स बढ़ जाएगा। तो कुल मिला करके इस ट्रांजैक्शन का जो फाइनल इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि करेंट असेट 50,000 से कम होगा और 50,000 रुपये से ही बढ़ जाएगा। तो आपका करेंट असेट्स आफ्टर सेल ऑफ इन्वेंट्री एट पार फॉर कैश इज इक्वल टू हो जाएगा जितना आपने एज्यूम किया था, 2 लाख एज्यूम किए थे, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताए थे। उसमें से 50,000 आप स्टॉक के नाम से कम करेंगे प्लस 50,000 आप कैश के नाम से ऐड करेंगे तो फाइनली आपका करंट असेट्स 2 लाख ही रहेगा। करंट लायबिलिटी पे कोई असर पड़ा ही नहीं, तो करंट लायबिलिटी आपकी एज इट इज 1 लाख ही रह जाएगा। काट देंगे तो आंसर 2:1 आ जाएगा। अब सोचिए, इस ट्रांजैक्शन के पहले भी करंट रेशियो 2:1 था और इस ट्रांजैक्शन के बाद भी करंट रेशियो 2:1 ही है। तो क्या हमारे करंट रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। करंट रेशियो इस ट्रांजैक्शन के पहले भी 2:1 था और इस ट्रांजैक्शन के बाद भी 2:1 ही है। तो हमारा करंट रेशियो नॉट अल्टर है। तो आंसर हो जाएगा करंट रेशियो इज नॉट अल्टर। रीजन हो जाएगा नाइदर करंट असेट्स और द करंट लायबिलिटी आर अफेक्टेड because one current assets converted into another current assets, है कि नहीं? तो इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एफ वाले पॉइंट का कि एफ के ट्रांजैक्शन की वजह से करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ बोला है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट प्रॉफिट फॉर कैश। अब ध्यान दीजिएगा, इन्वेंट्री को सेल तो किया गया बट प्रॉफिट पे।
इसका मतलब हमारी इन्वेंट्री अगर 50,000 रुपये से है तो उस इन्वेंट्री को जब सेल किया गया तो हमारी इन्वेंट्री 50,000 से तो कम हो गया, बट जब सेल किया गया तो 50,000 में नहीं बल्कि कुछ प्रॉफिट लेकर के। तो प्रॉफिट जैसे मान लीजिए 10,000 लिया गया, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री सेल हुआ वो 50,000 का भले ही था, प्लस 10,000 की प्रॉफिट लेकर के कितने में सेल किया गया, 60,000 में। कितने में सेल किया गया, 60,000 में। अब को बोल रहा है क्वेश्चन में को भी कैश में सेल किया गया, तो इसका मतलब आपका कैश 60,000 रुपये से बढ़ गया है कि नहीं। 60,000 रुपीज़ से कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ने का मतलब करेंट असेट्स बढ़ेगा। स्टॉक 50,000 से कम होगा तो करेंट असेट्स 50,000 से कम होगा। प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट शेयर होल्डर का होता है, तो इस प्रॉफिट को हम रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफ़र करते हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफ़र करने का मतलब कि वो शेयर होल्डर फंड में चला जाएगा। कहाँ, शेयर होल्डर फंड में। तो इस 10,000 का जो अफेक्ट है वो ना तो करेंट असेट्स पे आ रहा है और ना ही करेंट लाइबिलिटी पे आ रहा है, बट इस 60,000 में ये 10,000 इंक्लूड है, तो हमारा करेंट असेट 60,000 से बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो करेंट असेट 60,000 से बढ़ेगा और दूसरा करेंट असेट 50,000 से कम होगा। करेंट लाइबिलिटी पे इस ट्रांजैक्शन की वजह से कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो हमारा करेंट असेट्स हो जाएगा, करेंट असेट्स आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट प्रॉफिट फॉर कैश इज इक्वल टू 2 लाख आपने एज्यूम कर रखा था, 60,000 से बढ़ेगा और 50,000 से घटेगा, तो फाइनली जो करेंट रेशियो करेंट असेट्स निकल के आएगा वो आ जाएगा 2,10,000। करेंट लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो करेंट लाइबिलिटी एज इट इज़ 1 लाख ही रह जाएगा। हम इसे क्रॉस काट लेंगे ऊपर नीचे, तो ये हमारा पॉइंट में आंसर निकला, मीन्स 2.4:1 करेंट रेशियो आ गया। इस ट्रांजैक्शन से पहले करेंट रेशियो 2:1 था। इस ट्रांजैक्शन की होने के बाद करेंट रेशियो हमारा 2.1:1 हो गया। तो अगर हम बात करें बढ़ा की घटा, तो आपको बताएं कि रेशियो के बाद वाले को काट दीजिए, दोनों जगह रेशियो के बाद को काट दीजिए, पहले वाले से कंपेयर करिए। यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 2.1। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन से पहले 2 था, इस ट्रांजैक्शन के बाद 2.1 हो गया, तो मीन्स क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। तो आंसर हो जाएगा करेंट रेशियो इज़ इम्प्रूव्ड बिकॉज, अब आप रीजन बताएंगे कि क्यों आपका करेंट रेशियो इम्प्रूव हो रहा है। तो उसका रीजन आप बताएंगे कि आपका जो करेंट असेट्स था वो 10,000 रुपये से बढ़ रहा है कि नहीं। करेंट लाइबिलिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट करेंट असेट्स 10,000 रुपये से बढ़ रहा है। और वो 10,000 का रीजन क्या है, तो रीजन यही है कि स्टॉक को जो प्रॉफिट पे बेचा गया था। तब बोलेंगे करेंट असेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 10,000 फॉर प्रॉफिट एंड करेंट लाइबिलिटी अनचेंज्ड। करेंट लाइबिलिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज़ था। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर जी की। तो जी पॉइंट की वजह से क्या होगा अफेक्ट करेंट रेशियो पे। तो जी पॉइंट में देखिए बोला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट लॉस, क्या बोल दिया यहाँ पे, एट लॉस फॉर कैश। इन्वेंट्री को सेल किया जा रहा है, तो इन्वेंट्री पहले से एज्यूम करके कितना चल रहे हैं 50,000।
अगर 50,000 से इन्वेंट्री को सेल कर रहे हैं, 50,000 की इन्वेंट्री को हम लॉस पे सेल कर रहे हैं, लॉस का मतलब अगर हम मान लें 10,000 रुपीज़ के लॉस पे सेल कर रहे हैं, तो फिर सेल करने से हमें पैसा कितना मिलेगा? तो आंसर हो जाएगा 40,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि 50,000 के स्टॉक को 10,000 रुपये के घाटे पे बेचेंगे तो 40,000 रुपये में ही तो बेचेंगे, तो फिर हमें पैसा मिलेगा कितना रुपया? 40,000। अब 40,000 आपको मिलेगा तो ये आपके करेंट असेट्स को 40,000 से कर देगा ज़्यादा। ये 50,000 रुपीज़ से आपका स्टॉक हो जाएगा कम, और ये 10,000 के लॉस रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होने की वजह से चला जाएगा शेयर होल्डर फंड में। तो कुल मिलाकर के इस ट्रांजैक्शन का अफेक्ट अगर देखें तो हमारा करेंट असेट्स जो 2 लाख का था उसमें से 50,000 से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और 40,000 से हमारा कैश बढ़ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा असेट निकल के आएगा वो 1,90,000 रुपीज़ से आएगा, 1,90,000 रुपीज़ से आएगा। और करेंट लाइबिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो हमारी करेंट लाइबिलिटी 1 लाख ही रहेगा। ये कट जाएगा तो आएगा 1.9:1। इस ट्रांजैक्शन के पहले हमारा करंट रेशियो था 2:1 और इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारा करंट रेशियो हो गया 1.9:1। रेशियो के बाद का जो पॉइंट है डिजिट हो इसको काट देते हैं, तो ये दोनों काट दिए, पहले वाला बचा, तो यहाँ कितना है 2 और यहाँ हो गया 1.9। तो इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में हमारा रेशियो हो गया कम। तो आंसर हो जाएगा करंट रेशियो इज़ रिड्यूस। करंट रेशियो क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? तो अब आप उसका आंसर देंगे कि बिकॉज करंट लाइबिलिटी रिमेन अनचेंज्ड। करंट लाइबिलिटी तो अनचेंज्ड है, नहीं बदला, बट करंट असेट्स आर डिक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ लॉस। जितने रुपए का लॉस हुआ था उतने ही रुपए से हमारी करंट असेट्स की वैल्यू देखिए कम हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या असर पड़ता है कि नहीं। अभी आपने जो भी पॉइंट देखा वो इन्वेंट्री को बेचा जा रहा था, वो भी कैश में। किस में बेच रहे थे? कैश में। जो भी इन्वेंट्री सेल की जा रही थी, चाहे वो एट पार पे बेचा गया हो, चाहे एट प्रॉफिट पे बेचा गया हो, और या फिर एट लॉस पे बेचा गया हो, तीनों ही केस में कैश में इन्वेंट्री को सेल किया गया। अभी जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है उसमें भी इन्वेंट्री ही बेचा जाएगा और उसमें भी इन्वेंट्री को एट पार, एट प्रॉफिट एंड एट लॉस, ये तीनों ही केस में सेल करेंगे, बस कैश की जगह क्रेडिट आ जाएगा। मतलब इन्वेंट्री को अगर उधार में बेचा जाए तो करेंट असेट्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बारे में अब हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, आपको एज अ होमवर्क के रूप में मैं देता हूं कि आपको करना है। बस मैं हिंट कर दे रहा हूं कि करना क्या है। जैसे आपने इन्वेंट्री बेचा, जितने रुपए से बेचेंगे उतना का आपका स्टॉक कम होगा, मीन्स करंट असेट्स कम होगा। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका जोड़ घटा करके इधर आएगा। बस डिफरेंस क्या होगा, जो कैश में सेल कर रहे हैं तो आपकी करंट असेट्स कैश के फॉर्म में बढ़ रहा है, वो कैश में न बढ़ के क्रेडिट में जब सेल करेंगे तो डेटर्स बन जाता है। क्या बन जाएगा? डेटर्स। जब हम उधार में बेचते हैं तो डेटर्स बनता है, और डेटर्स भी करंट असेट्स का ही पार्ट है। डेटर्स भी किसका पार्ट है? करंट असेट्स का ही पार्ट है। तो चाहे कैश में बेचिए और चाहे उधार में बेचिए, आपका अल्टीमेटली अफेक्ट करंट असेट्स पे ही बढ़ेगा। बस कैश में बेचेंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से करंट असेट्स पे असर डालेगा। क्रेडिट में बेचेंगे तो डेटर्स बनेगा, मीन्स ट्रेड रिसीवेबल के नाम से करंट असेट्स पे अफेक्ट डालेगा। तो कहने का मतलब अब जी वाले के बाद
HIJ, ये तीनों ही केस आपको करना है। बस तीनों केस में क्या बोलेगा कि गुड्स को बेचा गया उधार में, एक बार एट पार पे बोलेगा, एक बार एट प्रॉफिट पे बोलेगा और एक बार एट लॉस पे बोलेगा। तो आप ये तीनों पॉइंट खुद से करिए। अगर आप खुद से करते समय इन केस आप नहीं कर पाते हैं, कोई भी रीज़न से आप नहीं कर पाते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए, हम आपको समझा देंगे कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो अब उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये तीनों केस लगाने का प्रयास करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भी आप पॉज कर लीजिए, अभी वीडियो रोक दीजिए, पहले ये तीनों केस लगा लीजिए, देखिए आप लगा पाते हैं कि नहीं, फिर आप आगे वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं जे के बाद का पॉइंट। जे के बाद का जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं कि उस केस में क्या असर पड़ेगा आपके करंट रेशियो पे। तो क्या है वो नेक्स्ट पॉइंट, अब उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज फॉर कैश। अब सोचिए आप क्या परचेज कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कैश में। कितने रुपए का कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो अज्यूम कर लेते हैं 40,000 से। अब सोचिए अगर आप 40,000 रुपीज़ की इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं वो भी कैश में, तो आपका कैश 40,000 रुपीज़ से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्लस जब आप इन्वेंट्री 40,000 की परचेज कर रहे हैं तो आपकी इन्वेंट्री 40,000 रुपीज़ से बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो अफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो मीन्स करंट असेट्स बढ़ रहा है, कैश में परचेज कर रहे हैं तो मीन्स करंट असेट्स कम हो रहा है। क्या और कहीं कोई इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब आपकी जो करंट असेट्स होगा वो जो 2 लाख का था वो एज इट इज़ 2 लाख ही रहेगा, क्योंकि 40 से बढ़ेगा 40 से कम हो जाएगा। अब करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख थी तो वो भी वही ही रह जाएगा, तो आपका करंट रेशियो 2:1 आ जाएगा। तो आपका जो अफेक्ट होगा करंट रेशियो पे वो कुछ भी नहीं होगा, मीन्स नॉट अल्टर होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका की पॉइंट का भी आंसर आ जाएगा, आप रीजन बता लेंगे। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एल पॉइंट जो हमारा है, जो कि आज के इस लेक्चर में गुड्स से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा इसी पॉइंट के साथ, क्योंकि आपने अभी अभी जस्ट कुछ टाइम पहले गुड्स को बेचने से संबंधित देखा, मीन्स इन्वेंट्री को बेचने से संबंधित देखा। अभी आप इन्वेंट्री को परचेज करने से रिलेटेड देख रहे हैं। इन्वेंट्री मीन्स गुड्स, है कि नहीं। बिजनेस का गुड्स जो होता है वही आपको इन्वेंट्री के नाम से बोलना पड़ता है यदि वो ना सेल हो पाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑन क्रेडिट। क्या परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, वो भी क्रेडिट में। ध्यान दीजिएगा, इन्वेंट्री आप जो परचेज कर रहे हैं, जितने रुपए की भी इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, सपोज दैट 40,000 का ही फिर से एग्जांपल लें, तो 40,000 से अगर आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं तो आपकी इन्वेंट्री 40,000 से बढ़ जाएगा। वो भी क्रेडिट में अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपका कैश नहीं कम होगा, बल्कि जितने रुपए के क्रेडिट में आप परचेज कर रहे हैं उतने रुपए से आपका क्रेडिटर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स।
अगर आपका क्रेडिटर से बनेगा उतने रुपए से, मीन्स 40,000 से क्रेडिटर्स अगर आपका बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि करंट लाइबिलिटी 40,000 रुपये से बढ़ रहा है। और इन्वेंट्री 40,000 से बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि करंट असेट्स 40,000 रुपीज़ से बढ़ रहा है। तो हमारा करंट असेट्स आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन हो जाएगा 2 लाख प्लस 40,000 से बढ़ रहा है तो हो जाएगा 2,40,000। करंट लाइबिलिटी आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन हो जाएगा 1 लाख पहले से था प्लस 40,000 से बढ़ जाएगा तो 1,40,000। ये 40 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 24। इस 12 को 7 से काट देंगे, 7 1 जा 7, 5 बचेगा, नहीं कटेगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इस तरीके से आ जाएगा 1.7:1। तो हम अगर बात करें पहले रेशियो क्या था तो 2:1, अभी कितना हो गया 1.7:1। तो इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में कम हुआ कि नहीं, तो आंसर हो जाएगा रिड्यूस। तो करंट रेशियो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो रहा है, तो उसका रीज़न होगा बिकॉज करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट। सेम अमाउंट से करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी बढ़ गया। तो ये आपका रीज़न हो जाएगा कि क्यों आपका करंट रेशियो कम हो गया। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हम गुड्स को क्रेडिट में परचेज करेंगे या कैश में परचेज करेंगे या उसी को सेल करेंगे तो क्या रेशियो पे अफेक्ट पड़ेगा। ऐसे ही जिस तरीके से आपने गुड्स का केस समझा है, ठीक इसी तरीके से कंपनी में असेट को खरीदा भी जा सकता है और असेट को बेचा भी जा सकता है। तो असेट को खरीदने बेचने पे क्या करंट रेशियो पे असर पड़ेगा, उसके भी बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे आज के ही सेशन में। आज के ही इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। तो चलिए देखते हैं क्या है असेट के परचेज और सेल करने पे करंट रेशियो पे पड़ने वाला खेल। खेल को जितने बेहतर एंटरटेनमेंट मूड से खेलेंगे उतना मज़ा पाएंगे। तो हम देखते हैं वो कौन सा खेल है जिस खेल की वजह से हमारे करंट रेशियो पे असर पड़ने वाला है। तो चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, एल के बाद एम वाला पॉइंट। क्या है एम पॉइंट, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो एम पॉइंट में लिखा है सेल ऑफ अ फिक्स असेट। सेल ऑफ अ फिक्स्ड असेट्स, किसको बेचा गया, फिक्स्ड असेट्स को बेचा गया, वो भी ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट उधार में बेचा गया है। ऑफ 2 मंथ, 2 महीने के उधार में बेचा गया। अब जरा आप सोचिए, अगर असेट को बेचा जा रहा है वो भी क्रेडिट में बेचा जा रहा है, तो जितने भी रुपए की असेट को बेचा गया, अमाउंट नहीं मेंशन है तो आपको पता है कि नहीं दिया है, अज्यूम कर लीजिए 20,000 हम अज्यूम कर लेते हैं। अगर 20,000 की असेट्स क्रेडिट में सेल किया गया तो 20,000 रुपीज़ से असेट तो आपका कम होगा। तो ये कौन सी असेट्स बोला है, फिक्स असेट। फिक्स असेट्स का मतलब नॉन करेंट असेट्स आपका कम होगा। क्या कम होगा, नॉन करेंट असेट्स। और आपको पता है कि आप अफेक्ट जो चेक कर रहे हैं वो करेंट रेशियो पे चेक कर रहे हैं। अब करेंट रेशियो पे अगर अफेक्ट चेक करना है तो फिर करेंट असेट्स एंड करेंट लाइबिलिटी पे जो असर पड़ेगा उसी को कंसीडर करिएगा, बाकी को भूल जाइएगा।
तो मीन्स ये पॉइंट हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन करेंट असेट्स पे असर डाल रहा है। हमने कहा कि आपको अफेक्ट चेक करना है कि करेंट रेशियो पे क्या पड़ेगा ट्रांजैक्शन की वजह से। तो फिर ट्रांजैक्शन की वजह से करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी पे जो अफेक्ट पड़ेगा वही कंसीडर करेंगे, उसके अलावा अगर कहीं अफेक्ट पड़ेगा तो उसे भूल जाएंगे। तो ये अफेक्ट हमारा नॉन करेंट असेट्स पर पड़ रहा है, इसलिए इसको हम काट देते हैं। मीन्स ये हमारे क्वेश्चन के सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। मीन्स करेंट रेशियो पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं असेट को बेचा गया तो कैसे। तो क्रेडिट में, जब उधार में आप किसी भी पर्सन को बेचते हैं तो जिस भी पर्सन को बेचते हैं उससे पैसा इन फ्यूचर आपको मिलेगा। तो इन फ्यूचर अगर आपको मिलेगा तो एक तरीके से वो आपका करेंट असेट्स का पार्ट बन जाता है। तो अगर आप 20,000 रुपीज़ से सेल किए हैं तो आपका करेंट असेट्स 20,000 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। तो करेंट असेट्स पहले आपने कितना अज्यूम कर रखा हुआ था, तो पहले आपका करेंट असेट्स था 2 लाख। 20,000 से बढ़ेगा तो हो जाएगा 2,20,000। करेंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ा, तो करेंट लायबिलिटी एज इट इज़। तो हमारा ये करेंट रेशियो 2.2:1 हो जाएगा, जबकि पहले था 2:1। तो पहले के कंपैरिजन में अगर बात किया जाए तो हमारा करेंट रेशियो बढ़ गया, करेंट रेशियो बढ़ गया। तो आंसर हो जाएगा करेंट रेशियो इज इम्प्रूव्ड। रीजन में लिखेंगे बिकॉज करेंट असेट्स विल बी इंक्रीज्ड बट करेंट लायबिलिटी रिमेन अनचेंज। आपका करेंट असेट्स तो बढ़ जाएगा लेकिन करेंट लायबिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप असेट को अगर क्रेडिट में परचेज करते हैं तो करेंट रेशियो पे क्या असर पड़ेगा वो आपको दिखा दिया गया, मीन्स आपको बता दिया गया। ये फिक्स असेट को बेचा तो गया था उधार में, लेकिन कितने महीने के लिए? सिर्फ 2 महीने के लिए। इसलिए ये करंट असेट्स का पार्ट बना, क्योंकि जब हम 12 महीने में ही पैसा पाने का उम्मीद रखते हैं तो हमारा करंट असेट्स, और 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए पाते हैं तो नॉन करंट असेट्स। तो यहाँ पर हम फिक्स असेट्स उधार में तो बेचे हैं लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए, तो इसका मतलब 2 महीने के बाद हमें पैसा मिल जाएगा जिस भी पर्सन को हम बेचे हैं। तो इसलिए हमारा ये करंट असेट्स का पार्ट बना। सपोज दैट यही हम उधार में बेचे होते लेकिन 15 महीना 16 महीना मीन्स 12 महीना से ज़्यादा समय के लिए, तब ये हमारा करंट असेट्स नहीं बनता। तब उस केस में ये हमारा करंट असेट्स नहीं बनता है कि नहीं, तब हमारा ये नॉन करंट असेट्स का पार्ट हो जाता। तब उस केस में हमारे करंट रेशियो पे कोई भी असर नहीं पड़ता। जैसे समझ लीजिएगा, ये करंट असेट्स 20,000 से बढ़ा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 2 महीने के लिए बेचा है। अगर यहीं पे बोल दिया होता कि लॉन्ग टर्म में पैसा मिलेगा मीन्स 12 महीने के बाद मिलेगा, तो फिर ये करंट असेट्स का पार्ट न बन करके ये हो जाता किसका? नॉन करंट असेट्स। और जब नॉन करंट असेट होता तो मीन्स 20,000 से नॉन करंट असेट्स बढ़ जाता और इधर नॉन करंट असेट 20 से कम हो जाता। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों पे ही किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं पड़ता। तो आंसर हो जाता नॉट अल्टर। तो एम के बाद जो एन वाला केस आप सॉल्व करेंगे, एन के केस में वही पॉइंट है कि फिक्स असेट को बेचा तो गया है, उधार में ही बेचा लेकिन 2 महीना के लिए नहीं, ज़्यादा समय के लिए बेचा है, मीन्स लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस पे बेचा है। जब लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस पे बेचेगा तो इसका मतलब पैसा 12 महीने के बाद मिलेगा, तो फिर वो करंट असेट्स ना बन करके नॉन करंट असेट्स बन जाएगा। ठीक है, तो आप एन वाले पॉइंट को होमवर्क के रूप में सॉल्व करिए और सॉल्व करके हमें बताइए कि आप
कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो बोल दीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन है तो बोल दीजिएगा, क्योंकि जो बेसिक है, जो सिंपल है, उसको ऐसे ही आपको हिंट कर देंगे और आप लगा लेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर इसी फिक्स असेट को सेल किया जाए और सेल करके कैश में पैसा ले लिया जाए या चेक में पैसा ले लिया जाए, मतलब आप फिक्स असेट को बेचिए और पैसा कैश में ले लीजिए, मतलब कैश में बेचिए या फिर चेक के बदले में बेचिए, तो चाहे आप कैश के रूप में बेच रहे हो चाहे चेक, दोनों आपका करंट असेट्स का ही पार्ट होगा कि नहीं? करंट असेट्स का ही पार्ट होगा। तो आपका करंट असेट्स बढ़ेगा जब आप कैश में बेचेंगे। नॉन करंट कम होगा लेकिन करंट असेट्स बढ़ेगा, क्योंकि कैश में बेचेंगे तो कैश आपके कंपनी का बढ़ जाता है। चेक्स के थ्रू बेचेंगे, मतलब बेच के चेक पाएंगे तो आपके बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो वो भी कैश असेट का ही पार्ट है, तो वो भी बढ़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि सेल ऑफ फिक्स असेट्स ऑन कैश रुपीज इतना, तो जो आंसर यहाँ दिखा वही आंसर वहाँ। अगर आपका बोलता है क्वेश्चन में सेल ऑफ फिक्स असेट्स अगेंस्ट चेक रुपीज इतना, तो भी वही आंसर। तो कुल मिला के चाहे कैश में बेचे चाहे चेक के थ्रू में बेचे, दोनों ही केस में आपका करेंट रेशियो बढ़ेगा ही, है ना। तो असेट को बेचने पे करेंट रेशियो पे क्या असर पड़ेगा, उम्मीद करेंगे कि अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया असेट को बेचने से रिलेटेड। अब हम लास्ट टॉपिक, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक बात करते हैं कि उसी असेट को अगर परचेज किया जाएगा तो क्या किया जाएगा। मीन्स अगर परचेज किया जाएगा तो करेंट रेशियो पे क्या असर पड़ेगा। तो आइए उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो किसी फिक्स असेट्स को परचेज करने पे क्या हमारा करंट रेशियो पर असर पड़ेगा, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है परचेज ऑफ अ फिक्स असेट। अब आप फिक्स असेट परचेज कर रहे हैं, वो भी कैश में। अब जरा आप सोचिए, अगर आप फिक्स असेट खरीद रहे हैं, कितने रुपए का परचेज कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला नहीं तो आप अज्यूम कर लीजिए, आप 30,000 अज्यूम कर लीजिए। 30,000 रुपीज़ से अगर आप फिक्स असेट्स को परचेज कर रहे हैं तो आपका फिक्स असेट्स 30,000 से बढ़ जाएगा। और फिक्स असेट्स को कहाँ दिखाते हैं, तो नॉन करेंट असेट्स में दिखाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंपनी का नॉन करेंट असेट 30,000 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। और ये फिक्स असेट्स आप अगर कैश में परचेज कर रहे हैं तो आपके कंपनी में जो भी कैश है वो 30,000 रुपीज़ से कम हो जाएगा। और कैश कहाँ दिखाया जाता है, तो आंसर होगा करेंट असेट में दिखाया जाता है। तो फिर हम कह सकते हैं करेंट असेट्स हमारा 30,000 रुपीज़ से कम हो जाएगा। अब सोचिए, इस ट्रांजैक्शन की वजह से करेंट असेट्स 30,000 से कम हो रहा है और नॉन करेंट असेट्स 30,000 रुपीज़ से बढ़ रहा है। क्वेश्चन में जो आपको बताना है वो ये बताना है कि ट्रांजैक्शन की वजह से करेंट रेशियो पे क्या असर पड़ेगा। किस पे? करेंट रेशियो पर। तो करेंट रेशियो पे असर जानने के लिए करेंट असेट्स पे और करेंट लायबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा वही ध्यान में रखना है, बाकी को छोड़ देना है। तो जैसे ये नॉन करेंट पे असर डाल रहा था इसलिए इसको हम छोड़ दिए। तो फिर हम कहेंगे इस ट्रांजैक्शन की वजह से करेंट असेट्स 2 लाख पहले अज्यूम किए थे तो 30,000 से कम हो करके 1,70,000 हो जाएगा। करेंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो करेंट लायबिलिटी एज इट इज़ 1 लाख ही रहेगा। तो हमारा रेशियो काटने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा 1.7:1। इस ट्रांजैक्शन के पहले करंट रेशियो था 2.2:1 और अभी हो गया 1.7:1। तो देखिए कंपैरिजन किया गया तो पता चला कम हो गया। तो हम कहेंगे कि करंट रेशियो जो हमारा है
वो रिड्यूज हो गया। जब फिक्स असेट्स को कैश में परचेज किया गया तो हमारा करेंट रेशियो क्या हो गया, रिड्यूज हो गया। रीज़न बता देंगे कि आपका करेंट असेट्स कम हो रहा है, इसीलिए आपका करेंट रेशियो कम हो रहा है। करेंट असेट्स डिक्रीज हो रहा है बट करेंट लायबिलिटी अनचेंज्ड है, तो वो आपका रीज़न हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये बात कर लेते हैं अगले पॉइंट का, जिसमें बोला है कि फिक्स असेट को तो परचेज किया गया। अब ध्यान रखिएगा, फिक्स असेट नॉन करेंट का पार्ट है, छोड़ दीजिए। कैसे परचेज किया गया, क्रेडिट में, वो भी कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। ध्यान से समझिएगा, कितने रुपए का परचेज किया, फिर से हम वही 30,000 ही अगर मान लें तो सोचिए, आप फिक्स असेट परचेज कर रहे हैं तो आपका फिक्स असेट्स 30,000 से बढ़ेगा, तो कहने का सेंस नॉन करेंट असेट से बढ़ेगा, जो कि कंसीडर ही नहीं होगा। क्रेडिट में खरीद रहे हैं, क्रेडिट का मतलब आप पैसा नहीं दे रहे हैं, उधार में आप खरीद रहे हैं। अगर आप उधार में खरीद रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि आप जिससे भी उधार में खरीदे हैं उसको इन फ्यूचर पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, तो लायबिलिटी बनेगा। अब लायबिलिटी कौन सी बनेगा, करेंट कि नॉन करेंट, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि पेमेंट कितने समय में करना है। तो पता चला पेमेंट 2 ही महीने में करना है, और आपको पता है कि जो पेमेंट हम 12 महीने के अंदर अंदर कर देंगे वो हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। जिस लायबिलिटी का पेमेंट हम 12 महीने के बाद करते हैं वो लायबिलिटी हमारी करंट लायबिलिटी न बन के नॉन करंट लायबिलिटी बनता है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि पेमेंट कितने महीने के अंदर होगा, तो आंसर है 2 महीने के लिए, क्योंकि आपने जो क्रेडिट में परचेज किया है फिक्स असेट्स वो सिर्फ 2 ही महीने के लिए क्रेडिट में परचेज किया है। तो फिर ये आपका करेंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। किसका पार्ट बन जाएगा, करेंट लायबिलिटी का। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी करेंट लायबिलिटी 30,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। तो कहाँ असर डाल रहा है, करंट लायबिलिटी पे। तो करंट असेट्स की बात करें तो करंट असेट्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो वो एज इट इज़ हमारा 2 लाख ही रहेगा। बट जो हमारी करंट लायबिलिटी होगा वो 30,000 से इंक्रीज हो जाएगा, तो करंट लायबिलिटी हो जाएगा 1,30,000। 4 0 से 4 0 कैंसिल, 13 से काट देंगे 20 को, 13 बन जाए 13, बचेगा 7, पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा 70। तो फिर 13 से अब 70 को काटेंगे तो 13 5 जा 65, उसके आगे बचा 5, 5 में 0 लगाएंगे, फिर आगे हो जाएगा 13 3 जा 39:1। तो हमारा कट के रेशियो आया 1.53:1, जबकि पहले था 2:1। कंपेयर कर देंगे तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो आप लिखेंगे करेंट रेशियो इज रिड्यूस, रीजन में लिखेंगे। क्यों, तो आप रीजन जब बताएंगे तो बताएंगे करेंट असेट्स रिमेन अनचेंज्ड बट करेंट लायबिलिटी आर इंक्रीज्ड। करेंट लायबिलिटी 30,000 से इंक्रीज्ड हो गया, बट अगर करेंट लायबिलिटी असेट्स की बात करें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके मन में डाउट हो तो अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा पॉइंट है वो है आर, और ये पॉइंट आज के इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट होगा। इसी पॉइंट के साथ हम लेंगे आपसे विदा, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे ही नए पॉइंट को लेकर के। तो चलिए आज का ये लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट में बोला है परचेज ऑफ फिक्स असेट। फिर क्या परचेज किया गया, फिक्स असेट। तो आपका फिक्स असेट 30,000 से बढ़ेगा, मान लेते हैं 30,000 का ही परचेज किया गया, तो 30,000 से बढ़ेगा जो कि कंसीडर ही नहीं होगा।
लेकिन वो परचेज कैसे किया गया, ऑन लॉन्ग टर्म डिफर पेमेंट बेसिस पे। लॉन्ग टर्म डिफर पेमेंट बेसिस का मतलब हो गया कि पेमेंट 12 महीने के बाद किया जाएगा। मतलब ये जो आपने क्रेडिट में परचेज किया है उसका पेमेंट आफ्टर 12 मंथ करेंगे, 12 महीने के बाद करेंगे। और अगर आप 12 महीने के बाद पेमेंट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा करेंट लायबिलिटी न बढ़ करके नॉन करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा एक तो नॉन करेंट असेट्स बढ़ रहा था और दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है। अब अगर हम बात करें कि क्या ये ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे करेंट असेट्स या करेंट लायबिलिटी पे कोई असर पड़ रहा है, तो आंसर होगा नो। तो फिर इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारा करेंट असेट्स एज इट इज़ 2 लाख, हमारा करेंट लायबिलिटी एज इट इज़ 1 लाख, काटने पे 2:1। तो क्या रेशियो चेंज हुआ, तो रेशियो नहीं चेंज हुआ। तो आंसर हो जाएगा नॉट अल्टर, है कि नहीं। रीजन में क्या दे देंगे, तो रीजन हो जाएगा करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटी रिमेन अनचेंज्ड। आप लिखेंगे ना तो आपका करेंट असेट्स बढ़ रहा है और ना ही करेंट लायबिलिटी, तो हो क्या रहा है, तो आप लिखेंगे कि आपका जो अफेक्ट पड़ रहा है वो नॉन करेंट असेट्स एंड नॉन करेंट लायबिलिटी पे असर पड़ रहा है। मीन्स आपका नॉन करेंट असेट्स एंड नॉन करेंट लायबिलिटी ये दोनों बढ़ रहे हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा कि नॉन करेंट असेट्स एंड नॉन करेंट लायबिलिटी आर इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट बट करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटी रिमेन अनचेंज्ड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कैसे देना है वो आप लोगों को बता दिए। जो मैं वर्किंग करके दिखा रहा हूँ ये आपका एग्ज़ाम में वर्किंग का पार्ट बनेगा, ना कि सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन आपको ऐसे ही देना है जैसे आपके बुक में दे रखा हुआ है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक अब कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, इस टाइप का पॉइंट कुछ भी घुमा के पूछ ले, आंसर आपके पास होगा। आप कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आपके मन में बन जाता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, घबराने की बात नहीं। आप नंबर पे कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से इस वीडियो के लास्ट में चलते चलते एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और भी यूनिक पॉइंट लेकर के। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।